हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है, उसमें जो फोर्थ लेसन है भारत के विदेश संबंध, उसमें एक टॉपिक आता है गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। तो ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे। तो भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई थी, उसी समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। अब ये शीत युद्ध का दौर क्या था, तो इसको एक बार मैं आपको बता दूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां उभर कर आई थी। उसमें से एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो अब इन दोनों जो महाशक्तियां थी, ये क्या करने लगी कि दुनिया के देशों पर अपना प्रभाव जमाने लगी। तो दुनिया क्या होती गई, दो खेमों में बढ़ती गई। कुछ अमेरिका के खेमे में जाने लगे, कुछ सोवियत संघ के खेमे में। तो दुनिया कैसी होगी, दो ध्रुवीय होगी, दो गुटों में दुनिया बढ़ती जा रही थी। एक खेमा क्या था, अमेरिका का था, अमेरिका का अगुआ था, और दूसरे खेमे का अगुआ कौन था, सोवियत संघ। अब दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। तो शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध की अगर हम बात करें तो शीत युद्ध जो था वास्तव में युद्ध नहीं था। शीत युद्ध यानी वास्तव में युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा माहौल बना रहता था कि ऐसा लगता था कभी भी युद्ध हो जाएगा। जैसे मैं बता रही हूँ कि दुनिया क्या हो रही थी, दो खेमों में बट रही थी। तो दोनों खेमों के बीच क्या हो रहा था, आर्थिक संबंध खराब हो रहे थे, राजनीतिक संबंध खराब हो रहे थे, सैन्य टकराव समय समय पर हो रहा था, छोटे छोटे युद्ध भी हुए थे, उस दौरान छोटे छोटे टकराव भी हुए थे। तो यही शीत युद्ध का दौर था। तो इसी दौर में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ भी बना था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो विश्व शांति स्थापित करना था। क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय दुनिया के देशों को लग रहा था कि अगर दुनिया में कोई ऐसी संस्था होती जो इतने बड़े युद्ध को रोक सकती थी, दुनिया में शांति स्थापित कर सकती थी, तो उसके बाद दुनिया के देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर क्या किया था, विचार किया था, और 1945 में इसका गठन भी हुआ था। अगला है परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू। जैसा कि शीत युद्ध का दौर जो था वो कैसा दौर था कि हमेशा ऐसा लग रहा था कि कभी भी युद्ध होगा। तो जाहिर है युद्ध होगा तो क्या तैयार हो रहे होंगे, हथियार तैयार हो रहे होंगे। तो इस दौर में सबसे ज़्यादा क्या बने थे, हथियार बने थे। परमाणु हथियार का जो निर्माण हुआ था वो इसी दौर में शुरू हुआ था। और इसी दौर में क्या हुआ था, चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना भी हुई थी। अब दोनों महाशक्तियों ने क्या किया था, कौन कौन सी महाशक्तियां, अमेरिकी महाशक्ति और सोवियत संघ की महाशक्ति, दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, पूरे विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, अपने अपने गुटों में लेना शुरू किया। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया दो गुटों में बट रही थी, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नए स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया था। तो शीत युद्ध क्या है, मैंने बताया आपको। शीत युद्ध में दुनिया दो गुटों में बट रही थी, लेकिन उस समय कुछ अफ्रीकी देश थे, कुछ लातिनी देश थे, और भारत जैसे देश थे जो अभी अभी क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। अगर वो किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो फिर से वो गुलाम होने का खतरा उनके ऊपर है, फिर से वो दूसरे के कब्जे में चले जाएंगे, दूसरे के हिसाब से उनको अपने देश की नीतियां तय करनी होंगी। तो इसलिए उस समय इन लोगों ने एक जो विकल्प दिया, वो विकल्प ही क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक विकल्प था। ये विकल्प क्या था, दोनों गुटों से अलग रहना। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया था, न ये अमेरिका के गुट में गए न सोवियत संघ के गुट में गए। इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बट रही थी। एक क्या था, अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। ये
अमेरिकी गुट में जाने वाले देश हो गए, ये सोवियत संघ के गुट में जाने वाले देश हो गए। लेकिन जो गुट निरपेक्ष देश थे न इस गुट में शामिल हुए, अमेरिकी गुट में शामिल हुए, और न ही इस गुट में शामिल हुए। इन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया। इसी को क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष देश। यानी गुट निरपेक्षता की अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्षता का अर्थ हो गया दोनों गुटों से, यानी कौन कौन से गुट? अमेरिकी गुट और सोवियत संघ का गुट, दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखने की नीति ही क्या कहलाती है? गुट निरपेक्षता। यानी शीत युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया दो गुटों में बट रही थी, एक अमेरिकी गुट और सोवियत संघ के गुट, कुछ देश ऐसे थे भारत सहित जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। ऐसी ही नीति को क्या कहलाते हैं? गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है। आगे देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। यानी जो ये आंदोलन चला, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके संस्थापक नेता कौन थे? तो संस्थापक नेताओं की अगर मैं बात करूं तो नेहरू, नासिर और टीटो, ये तीनों भारत, युगोस्लाविया और मिस्र, ये तीनों क्या थे? दोस्त थे। तो इन तीनों ने, नेहरू, नासिर और टीटो ने 1956 में एक बैठक की। इस बैठक को समर्थन दिया था इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने। तो ये तीन नेता ये हो गए, और चौथे सुकर्णो, पांचवें वामे एनक्रुमा, ये पांच नेता ही क्या माने जाते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता माने जाते हैं। अब बात आती है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें 25 सदस्य देश थे। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 14वां सम्मेलन हुआ था 2006 में हवाना, जो क्यूबा में है, हुआ था। इसमें 116 सदस्य देश थे और इसमें 15 क्या थे? पर्यवेक्षक भी थे। पर्यवेक्षक यानी नजर रखने वाले देश भी थे। अगला है गुट निरपेक्षता की नीति में नेहरू की भूमिका। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेहरू जी की क्या भूमिका थी? तो हम जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और यही भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत के पहले विदेश मंत्री भी कौन थे? नेहरू जी थे। इसलिए भारत की विदेश नीति के निर्धारण में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। यानी भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला था। अब नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत कितने संघर्ष के बाद, कितने त्याग और बलिदान के बाद आज़ाद हुआ था। इसलिए नेहरू जी चाहते थे कि जो संप्रभुता हमें मिली है उसको हम बचाए रखें। तो ये पहला उद्देश्य उनका था। दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखें, यानी आसपास के जो पड़ोसी देश है उनकी अखंडता को भी वो बनाए रखें। और तीसरा जो मुख्य है वो है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ये भी नेहरू जी की विदेश नीति का बड़ा उद्देश्य था। अब है नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। नेहरू जी के जो भी उद्देश्य थे वो किसके द्वारा हासिल करना चाहते थे? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर। यानी वो किसी भी गुट में न जाकर सारे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के साथ साथ इसे संसार में फैलाने और इसे एक आंदोलन का रूप देने में भी नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को क्या करना चाहिए? अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाना चाहिए, यानी अमेरिका के साथ भारत को नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। और जो साम्यवाद के जो विरोधी थे, जो साम्यवाद को पसंद नहीं करते थे,
कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत की जो विदेश नीति हो क्या हो, अमेरिका के पक्ष में हो। लेकिन नेहरू जी ने किसी भी गुट में न जाकर स्वतंत्र रूप से सोचना तथा कार्य करना चाहा। ये हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनकी क्या थी, विशेषता थी। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन में मुख्य बात क्या थी, दोनों खेमों से दूरी। गुट निरपेक्षता की सबसे बड़ी चीज यही थी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो दो गुट दुनिया में बने हुए थे उन दोनों खेमों से दूरी बनाए रखी। क्यों बनाए रखी? आजाद भारत ने क्या किया था, शांतिपूर्ण विश्व का सपना देखा था। हमें पता है भारत कितनी कठिन परिस्थितियों में आजाद हुआ था, इसलिए भारत अपनी शांति को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसलिए भारत ने आजाद जो भारत था उसने शांतिपूर्ण विश्व का सपना देखा था, पूरे विश्व में शांति का सपना देखा था। इसीलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। गुट निरपेक्षता क्या है ये बहुत अच्छी से मैं बता चुकी हूँ। अब भारत ने शीत युद्ध से उपजे तनाव को भी कम करने की कोशिश की थी और हमेशा दोनों गुटों के बीच समझौता कराने की भी कोशिश की थी। विभिन्न देशों के बीच जो टकराव हो रहे थे, जो तनाव हो रहा था, उसमें मध्यस्थता करने की भी कोशिश की थी। भारत ने शीत युद्ध के दौरान हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन यह संतुलन कभी कभी कायम नहीं रह सका। जैसे 1956 में ब्रिटेन ने जब मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने उसका विरोध किया, लेकिन जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध नहीं किया। और बहुत बार भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसकी आलोचना भी हुई है। दुनिया के देश तो ऐसा कहते हैं, पर्यवेक्षक तो ऐसा भी कहते हैं, जो भारत की आलोचना करने वाले हैं उनका ये मानना है कि भारत जो है गुट निरपेक्षता का केवल ढोंग करता है, वास्तव में वो सोवियत संघ के साथ मिला हुआ है। ये कब तय हो जाता है? जब 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो भारत ने उस समय क्या कर लिया था, सोवियत संघ से संधि कर ली थी। तो ये भी भारत के लिए आलोचना का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया था। तो पाकिस्तान जब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया तो भारत के अमेरिका से संबंध खराब होना जाहिर था, क्योंकि भारत के पाकिस्तान से कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे, जिससे क्या हुआ, भारत और अमेरिका के संबंध भी क्या हो गए, खराब हो गए। भारत सोवियत संघ का अच्छा मित्र था, जिससे अमेरिका भारत से क्या था, नाराज था। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, गुट निरपेक्षता की नीति कब अस्तित्व में आई, उसके मुख्य जो संस्थापक थे वो कौन थे, और इसके जो सम्मेलन थे, मुख्य सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हुए, और किस तरह से भारत ने दोनों गुटों के बीच हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश की और मध्यस्थता करने की कोशिश की। आपको पता है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत बार हालात ऐसे बन चुके थे कि ऐसा लगने लग गया था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन भारत ने हमेशा दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। हालांकि गुट निरपेक्षता की नीति की भारत की आलोचना भी होती है, लेकिन भारत ने हमेशा यही चाहा कि विश्व शांति स्थापित हो, भारत के सारे देशों के साथ संबंध अच्छे रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।